हाँ जी। BCOC 138 कोस्ट अकाउंटिंग। दिस क्लास इज़ ओनली फॉर थ्योरी क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें के फर्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। वाई इज़ कोस्टिंग नेसेसरी इन द मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी? एक्सप्लेन वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। देखो, कोस्टिंग क्यों ज़रूरी है मॉडर्न सिस्टम ऑफ इकोनॉमी में। नॉर्मल सी बात है, बात मॉडर्न की हो या फिर एंशियंट टाइम के पुराने समय की हो, कोस्टिंग तो हर जगह ज़रूरी होती है। देखो, हम जैसे कि अपने घर से शुरू करते हैं। जैसे कि हमारी सैलरी 20,000 रुपये है। हमारे जैसे ग्रेट ग्रैंड फादर की सैलरी पहले टाइम में 20,000 रुपये, 10,000 रुपये जितनी भी थी, तो 10,000 रुपये सैलरी है मान लो, ठीक है। तो हम पहले हिसाब किताब लगा लेते थे कि 5,000 रुपये हमें इस चीज़ में खर्च करने हैं, 2,000 रुपये हमें यहाँ खर्च करने हैं, 1,000 रुपये हमें सेव करने हैं। मतलब पहले अपनी कोस्टिंग कर लेते थे कि इतनी इतनी कोस्टिंग यहाँ खर्च करनी है हमें, ठीक है। तो वैसी कोस्टिंग की बात करें, ये क्या क्या मतलब कोस्टिंग की ज़रूरत क्यों है मॉडर्न इकोनॉमी में, क्यों ज़रूरत है? ताकि कोस्ट का प्राइस पता लगाया जा सके, कितना प्राइस लगाए, है ना। देखो मैं बताता हूँ। हेल्प्स द मैनेजमेंट फोरसी द कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। ताकि मैनेजमेंट को पता लगे कि एक्चुअल में कोस्ट कितनी लगी है। एक बात बताओ, अगर कोस्टिंग हमें पता नहीं चले कि कितना कितना एक्सपेंस की, जैसे कि हम मैगी है, ठीक है। मैगी को अगर मार्केट में हम 14 रुपये की सेल कर रहे हैं, आज 14 रुपये की बिक रही है वो एक पैकेट, तो उसके अंदर 7 रुपये कोस्टिंग लग रही है मान लो, ठीक है। 1 रुपये उसके पैकिंग में लग रहे हैं, 2 रुपये उसकी एडवर्टीजमेंट में लग रहे हैं, तो 10 रुपये, 2 रुपये हमारा उसके अंदर, या फिर जो बाकी 4 रुपये वो हमारा प्रॉफिट का है, ठीक है। तो कोस्टिंग इसलिए ज़रूरी है ना, कहीं कोस्टिंग हमारी 15 रुपये लग रही हो, हम उसके मार्केट में सेल 14 रुपये कर रहे हों, इसलिए ज़रूरी होती है। देखो, सेलिंग प्राइस पता लगाने के लिए और कोस्ट प्राइस पता लगाने के लिए, ठीक है। और एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखो सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस क्या है, प्रॉफिट, ये पता लगाने के लिए, ठीक है। फॉर्मुलेट बिजनेस पॉलिसीज़। अब जैसे कि मान लो खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, है ना, तो पॉलिसीज़ वगैरह बनाएंगे कि इस जगह से खर्चे कम करेंगे, इसमें ज़्यादा खर्चा करेंगे, इसमें कम करेंगे, ताकि हमें जैसे ये पता है कि मैगी हमारी ज़्यादा बिकती है तो मैगी पे ज़्यादा खर्चे करेंगे हम। और जिस भी कंपनी की मैगी है ना, उस कंपनी को पता है कि ये वाला प्रोडक्ट हमारा कम बिकता है, तो उस पर एक्सपेंसेस ना, फर्दर एक्सपेंसेस हम कम करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंसिव किस पे करेंगे, जो हमारी चीज़ ज़्यादा बिकती है, ठीक है, ओके। द मैनेजमेंट कैन कम अप विद टेक्निक्स टू कंट्रोल कोस्ट विद एन एम टू मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमें पता लगेगा ना कि यहाँ कम खर्चे हो रहे हैं, यहाँ ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, कि अगर मान लो हम ज़्यादा खर्चा उस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं जहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है, हमें जहाँ प्रॉफिट कम होएगा हम वहाँ पे ज़्यादा खर्चे कर रहे हैं, तो कोस्टिंग करने से हमें ये होता है, हमें ना पता लग जाएगा। और कि फिर हम टेक्निक्स, मतलब ऐसी टेक्निक्स अपनाएंगे जिससे कि कंट्रोल करेंगे कोस्ट के ऊपर। मतलब जो प्रॉफिटेबल कम है ना, जो एरिया हमारा कम प्रॉफिटेबल है उस पर कम खर्चा करेंगे, जो एरिया हमारा प्रॉफिटेबल ज़्यादा है उस पर ज़्यादा खर्चा करेंगे, ठीक है, टू जिससे कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। हेल्प्स इन रूटीन एंड नो रूटीन डिसीजन मेकिंग में हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। कोस्टिंग हेल्प्स द गवर्नमेंट व्हेन असेसिंग फॉर इनकम टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स वालों की बात करें तो कितनी, मतलब जैसे कि मेरी बात सुनो, जैसे कि उन्होंने 10,000 रुपये की सेल की किसी कंपनी ने, उसमें उसी प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्टिंग 6,000 रुपये थी, 6,000 रुपये थी। कि हमें कैसे पता चलेगा 6,000 रुपये थी, उसका पता हमें कैसे लगेगा, कि हमें कॉस्टिंग करके पता लगता है कि इतनी कॉस्टिंग थी, बाकी 4,000 रुपये के ऊपर इनकम टैक्स पे करेगा। वो तो बोल दे कि जी मेरे तो 12,000 रुपये तो मेरा कॉस्ट ही लग रही है, तो मेरा तो 2,000 रुपये लॉस हो रहा है, तो इनकम टैक्स किस बात का। इसलिए कोस्टिंग ज़रूरी होती है ताकि सरकार को इनकम टैक्स लेने में भी आसानी हो, ठीक है, ओके। क्या क्या देखा हमने, सही हमने देखा डिसीजन मेकिंग की देखा, हाँ। और कोस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पता लगाने में हेल्प करता है। टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स अपनाते हैं जिससे कि हम कोस्ट कम कर सकें और कोस्ट का ऐसी जगह खर्चा करें, कोस्ट को हम ऐसी जगह ले जाकर हम प्रॉफिट ज़्यादा हो, ठीक है। और नो रूटीन डिसीजन मेकिंग बोल दिया हमने पहले ही, और इनकम टैक्स वाला गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। वेरियस एडवांटेजेस ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। गाइड इन रिड्यूसिंग प्राइस, मतलब प्राइस को मतलब कोस्ट कम करने में हेल्प करेगा। अभी हमें कोस्टिंग पता है, जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं यहाँ से मान लो मेरे को दिल्ली से हरियाणा जाना है, ठीक है। दिल्ली में रहता हूँ मैं, मेरे को हरियाणा में जाना है, ठीक है जी, ओके सर। और मैं मेट्रो, अगर मान लो मेट्रो की सुविधा है, मैं मेट्रो से जा रहा हूँ, मेरे 100 रुपये डेली लग रहे हैं, ठीक है। और मैं वहीं अगर मैं बस से जा रहा हूँ तो मेरे 20 रुपये लग रहे हैं, तो वो कोस्टिंग कम करने की बात है। जहाँ पे हमारे खर्चे कम होंगे वहाँ पे लगाएंगे अपने खर्चे, ठीक है, तो ताकि प्राइस कम हो सके। मेजरिंग एफिशिएंसी, मेजरिंग करेंगे एफिशिएंसी को मेजर, मतलब जैसे कि मतलब देखो इंग्लिश में बता दो, जैसे कोस्ट अकाउंटिंग विल इनेबल एंड कंसर्न टू मेजर इट्स एफिशिएंसी
एंड देन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव इट। मतलब एक सेकेंड, एफिशिएंसी का मतलब क्या है? देखो कहाँ कहाँ पे हमारा वेस्टेज हो रही है ना, हमारा एक्चुअल प्राइस कितना होना चाहिए, कहाँ पे इंक्रीज़ कर सकते हैं मटेरियल कॉस्ट, कहाँ पे कम कर सकते हैं, वो एफिशिएंसी देखेंगे और एफिशिएंसी को फिर हम इम्प्रूव करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल करेंगे अपनी, ठीक है। एक्शन अगेंस्ट अनप्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, जहाँ पे हमारा प्रॉफिट कम है वहाँ पे हम खर्चे नहीं करेंगे, ओके। फैसिलिटेट्स इन डिसीजन मेकिंग, वो सेम पॉइंट। प्रिवेंट फ्रॉम फ्रॉड, जैसे कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है ना कंपनी के, वो ही फ्रॉड कर रहे हैं। वो बोल रहे कि 10,000 यूनिट्स आई हैं, एक्चुअल में ना 10,000 यूनिट्स तो आई हैं पर 2,000 यूनिट्स ना उन्होंने मतलब चोरी कर ली उन्होंने, इस तरह। तो फ्रॉड वगैरह पता लगाने में हेल्प करेंगे। असिस्ट इन फिक्सिंग प्राइस फिक्स करने में, बजटिंग करने में, मतलब फ्यूचर में कितनी हमारे खर्चे हो सकते हैं उसका एस्टीमेट लगाने में, एक्चुअल कितने खर्चे होंगे वो बजटिंग वो होता है, ठीक है। एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड कॉस्ट, ओके, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। उसके बाद क्या है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉस्ट, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्ट। एक मिनट रुको, कॉस्ट क्या होता है, उसके डिफरेंट, देखो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और एट्रीब्यूटेबल टू प्रोडक्ट और एक्टिविटीज़। मतलब जो खर्चा हमने अपने प्रोडक्ट के ऊपर किया है ना उसे बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। मतलब प्रोडक्शन करने में, जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितना खर्चा लगता है ना, उसको प्रोड्यूस करने में और सर्विस को प्रोवाइड करने में। जैसे कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ को, एजुकेशन के लिए मेरे क्या खर्चे लग रहे हैं, सर मेरे को कैमरा लेके आना पड़ रहा है, ओके। उसके बाद मेरे को फ़ोन स्टैंड लेके आना पड़ रहा है, ओके। मेरे को बुक्स वगैरह चाहिए, मेरे को रिसोर्सेज चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए, तो उसके जो खर्चे लग रहे हैं, जैसे कि मैं लाइट ऑन है मेरी अभी, तो लाइट में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ेगा। मतलब जो ये खर्चे लग रहे हैं ना वो सर्विस प्रोवाइड करने में, उसे बोलते हैं कॉस्ट, ओके। एलिमेंट्स क्या है, मतलब एलिमेंट्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, जैसे कि कॉस्ट मतलब खर्चे किस किस तरह के खर्चे हो सकते हैं, सर मटेरियल में खर्च हो सकते हैं, मतलब मटेरियल भी डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। लेबर मतलब कभी भी तुम्हारी कंपनी वगैरह चलेगी तो तुम्हारे लेबर तो लगेंगे ना। जैसे कि मैं भी सर्विस प्रोवाइड करूँगा, मेरा बड़ा लेवल हो गया, मान लो मैं बड़े लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करूँ, मैं एजुकेशन बड़ी लेवल पे दे रहा हूँ, तो मुझे और भी तो स्टाफ चाहिए, बिल्कुल चाहिए सर, क्यों नहीं चाहिए। दूसरे मतलब सारी क्लासेस तो मैं अकेले दे नहीं पाऊँगा ना, तो मुझे और भी स्टाफ चाहिए, तो वो ये लेबर भी चाहिए, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, तो ये उसके वो हो गए, ठीक है, ओके सर। देन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कॉस्ट, इसी में देख लो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड के अंदर भी ना क्लासिफिकेशन है कॉस्ट की, जैसे कि फिक्स्ड कॉस्ट है ना, और वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जैसे कि रेंट पे करना है हमें, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल है, जैसे कि जितनी यूनिट प्रोड्यूस, जैसे कि मैं अभी क्लासेस में कम दे रहा हूँ, मान लो, ठीक है, मैं 2 घंटे क्लास ले रहा हूँ और मैं अगले महीने में 1 घंटा क्लास ले रहा हूँ या फिर 5 घंटे क्लास ले रहा हूँ, तो जिस हिसाब से मैं यूनिट्स प्रोड्यूस करूँगा, जिस हिसाब से मैं सर्विस प्रोवाइड करूँगा ना, उसके अकॉर्डिंग मेरी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, कितनी प्रोडक्शन हुआ, कितनी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हुआ ना, उसके ऊपर वेरी करता है, ठीक है। सेमी वेरिएबल मतलब फिक्स्ड है, कुछ परसेंट फिक्स है और कुछ परसेंट क्या है, फिक्स्ड, कुछ परसेंट फिक्स, कुछ परसेंट वेरिएबल। और फिक्स्ड में क्या है, जैसे कि मेरे को यहाँ का रेंट पे करना है, जो मैंने एजुकेशन सेंटर खोल रखा है उसका मुझे रेंट पे करना है, ठीक है। तो रेंट पे करना है तो क्या है, 10,000 रुपये रेंट है मान लो, ठीक है, तो 10,000 रुपये रेंट जो पे करना है वो फिक्स्ड है। मैं वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करूँ या ना करूँ, जैसे कोविड का टाइम आ गया, 2 साल में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा आपको, तो रेंट तो पे करना पड़ेगा ना मेरे को, बिल्कुल सर रेंट पे करना पड़ेगा मेरे को, ओके। टोटल कॉस्ट सबको ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ओके। ये रहा फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन परचेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नॉर्मल देखो, आपको कुछ भी परचेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात कर रहा है वो अलग है, उसको भी समझ लेंगे एक बार, हम नॉर्मल समझते हैं। पहले देखो, अभी हमको कुछ अमेजोन से ऑर्डर करना है, पहले क्या करेंगे, हम ऐप को इंस्टॉल करेंगे, बिल्कुल ऐप को इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे जो भी प्रोडक्ट हमें, मान लो हमें क्या लेना, हमें कैलकुलेटर लेना, हमें कैलकुलेटर सर्च कर लिया हमने, ठीक है, कैलकुलेटर सर्च किया, कैलकुलेटर बहुत सारी लिस्ट आ गई कैलकुलेटर, उसमें हम रिव्यू देख लेंगे किसको कौन सा हमें परचेज करना है, उस पर क्लिक करेंगे, उसको बाय करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे या फिर कैश करेंगे या फिर इंस्टेंट पेमेंट कर देंगे, जो भी है, फिर उसको ट्रेस करेंगे, ठीक है, और लास्ट में हमें डिलीवरी मिल जाएगी, फिर बस हो गया हैप्पी। वैसे ही करते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, इसमें कैसे कैसे होगा, इसमें कैसे होगा, देखो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट, सॉरी वो तो सेकंड क्वेश्चन है, हो गया हमारा। स्टेप्स है इसमें, क्या स्टेप तक, आइडेंटिफाई नीड, मतलब
कंपनी की नीड क्या है, कंपनी को कितनी मैन्युफैक्चरिंग कितनी करनी है, कितनी डिमांड आ रही है हमारी, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, उसके अकॉर्डिंग हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नीड के अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल मंगाएंगे सर। मैन्युफैक्चरिंग की वो बात है ना, जैसे कि ये रहा ना मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात है ना, तो मैन्युफैक्चरिंग वालों को क्या चाहिए सर, पहले इनपुट चाहिए, इनपुट को ही तो आउटपुट में कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ जी, जैसे कि आउटपुट हमें 10,000 यूनिट बनाना है, तो 10,000 यूनिट्स के लिए तो इनपुट चाहिए ना हमें, तो जितनी नीड है ना उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, मंगा लेंगे। ठीक है, स्पेसिफाई द रिक्वायरमेंट्स, कितनी रिक्वायरमेंट्स है उसको बता देंगे सर, ये हमें चाहिए, जैसे कि नीड्स तो बता दिया हमने, ये ज़रूरत है। उसके बाद रिक्वायरमेंट मतलब कौन से कॉस्ट, कौन से इनपुट चाहिए, कौन सी क्वालिटी चाहिए, ये सारी चीज़ बता देंगे। उसके बाद फाइंड एंड चूज द सप्लायर, किस सप्लायर से चाहिए, जो सप्लायर हमें कम कॉस्ट में देगा उस सप्लायर से चाहिए, जो सप्लायर हमें टाइम से प्रोवाइड करेगा उस सप्लायर से चाहिए हमें, बिल्कुल सही है। जो कॉस्ट टाइम दोनों को प्रायोरिटी देगा उससे लेंगे। नेगोशिएट कॉस्ट को नेगोशिएट मतलब जो नॉर्मल लड़कियाँ लड़के सभी करते हैं, जब मान लो कपड़े लेने जा रहे हैं, नहीं सर ये इसके लिए मैं 500 रुपये ही दूंगा, 5,000 मांगने से कुछ फ़ायदा नहीं आपका। ठीक है, गेट ऑर्डर अप्रूवल लेंगे, उससे प्लेस द ऑर्डर प्लेस करेंगे, रिसीव एंड अप्रूव द ऑर्डर। ठीक है, रिव्यू द सप्लायर परफॉर्मेंस, इसको याद कर लेना, हो गया। उसके बाद एक और है क्वेश्चन, मान लो स्टेप्स फॉर प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आ जाए, मान लो प्रोक्योरमेंट मतलब परचेज कैसे करेंगे, प्रोक्योर कैसे करेंगे, और मान लो ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे उसके अंदर। नीड ऑफ रिकॉग्निशन मतलब नीड, क्या जरूरत है हमें। ठीक है, उसके बाद परचेज रिक्वेजिशन मतलब रिक्वेस्ट करेंगे परचेज की। मान लो जो परचेज डिपार्टमेंट है ना हमारा, हाँ जी, ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जैसे कि जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ना, वो परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, मुझे मंगा के दो। जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ना हमारी कंपनी का, वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं मंगा सकता। हम अपने घर पे तो डायरेक्ट को, जैसे कि अपने घर की बात कर लेते हैं, हम खुद मंगा सकते हैं कुछ, अरे नहीं मंगा सकते, हमारी इतनी इज्जत नहीं है घर में यार। फादर से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर मम्मी उसको पास करेगी उस ऑर्डर को, हाँ ठीक है मंगा लो जाओ, इतना होता है पास, मतलब बड़े प्रोसेस है यार, है ना। वैसे कंपनी में होता है, कंपनी में क्या होता है, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट कॉल करेगी इसको परचेज डिपार्टमेंट की, सर मेरे को इतनी रिक्वायरमेंट है, उसको मंगा दो। ठीक है, फिर क्या रिक्वेजिशन रिक्वेजिशन जो उसने रिक्वेस्ट किया ना, हम उसको रिव्यू करेंगे। जैसे कि उसने पिछले 10,000 यूनिट मंगाई थी, अभी तक 10,000 यूनिट सेल हुई है या नहीं हुई है, कहीं ऐसे मंगा रहा हो, कहीं जरूरत भी ना हो, बेफालतू में मंगा रहा है, उसको होल्ड करवा रहा है, उसके लिए रेंट पे करना पड़ रहा है जहाँ पे हम उसको होल्ड कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आस्क फॉर क्वोटेशन मतलब कितनी क्वांटिटी चाहिए, उसको आस्क करेंगे, उसको पूछेंगे किससे कितनी क्वांटिटी चाहिए सर आपको। ठीक है सर, उसके बाद इवैल्यूएशन करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे एंड कॉन्टैक्ट करेंगे, और फिर ऑर्डर मैनेजमेंट ऑर्डर करेंगे उसको, और इनवॉइस अप्रूवल्स एंड डिस्प्यूट्स। ठीक है, रिकॉर्ड कीपिंग, ओके ये पॉइंट ऐसे लिख लेना सर, ये भी हो गया। और मेरे को ये बात प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इस जून अटैम्प्ट के और जो मई अटैम्प्ट के मैंने दोनों करा रखे हैं, सॉरी जून के और दिसंबर के, मई तो गलत बोल दिया, जून और दिसंबर के मैंने दोनों आपको करा करके वीडियो डाल रखे, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, 6th क्वेश्चन में क्या है, टाइम कीपिंग इज द बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग लेबर। देखो क्या है, टाइम कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग वर्क एंड लीव टाइम। जैसे कि आप मान लो कहीं वर्क कर रहे हो, कहीं आप जॉब कर रहे हो, वहाँ पे जाते हैं ना, पहले या तो आपका सिस्टम कैसा होगा, मैनुअल सिस्टम होगा, मतलब सर वहाँ पे जाकर लिखना है मेरा नाम एक्सेट्रा साहिल है, 9 बजे मैंने एंट्री ली, 7 बजे मैंने एग्ज़िट किया, यहाँ पे साइन करोगे अपने, है ना, बिल्कुल सर। तो ये करना पड़ता है ना, हाँ जी सर, वो होता है मैनुअल सिस्टम। और एक होता है मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम में क्या होता है, सर को थंब प्रेस कर देना बस वहाँ पे जाके, है ना, तो वो मैकेनिकल सिस्टम हो गया। इसके अंदर लिखना जो लिखना आपको समझा दिया मैंने, ये नॉर्मल ये है। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है, आप वीडियो देख सकते हैं। बात करते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, मतलब वेयर इंफॉर्मेशन और इन्वेंट्री ऑफ क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी इज अपडेटेड ऑन अ कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम बेसिस। जैसे कि कितना हमारा सेल हो गया, कितना हमने क्वांटिटी को परचेज कर लिया, कितनी क्वांटिटी आ रही है, कितनी क्वांटिटी जा रही है। ठीक है, उसको कंटिन्यूस बेसिस पे रिकॉर्ड करना, ये नहीं हम महीने के एंड में रिकॉर्ड करें या फिर साल के एंड में रिकॉर्ड, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 31 मार्च को उस टाइम रिकॉर्ड करें, नहीं, हम कंटिन्यूस बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बोलते हैं परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, आइडल टाइम क्या होता है, देखो आइडल टाइम जैसे कि अभी हम कहीं वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमारी जो मशीन जिसके ऊपर हमें वर्क करना है, जैसे कि हम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ही वर्क नहीं कर रहा है हमारा, कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहा है हमारा, तो क्या करेंगे हम, खाली बैठे ना उस टाइम। तो मतलब अब जो तुम्हारा मालिक वो आके बोलेगा तुम्हें, सीनियर जो तुम्हारा, अभी तुम खाली बैठे हो तो हम तुम्हें पे नहीं करेंगे। सर क्यों पे नहीं करोगे, आपका कंप्यूटर नहीं चल रहा है ना, हम तो काम करने के लिए आए हुए हैं, हम तो रेडी है काम करने के लिए।
तो उसे बोलते हैं आइडल टाइम, मतलब वो हमें पे करेंगे या उनकी मशीन काम करे या उनको मशीन काम ना करे। जैसे कि हमारा बीच में लंच होता है 1 घंटे का, उस 1 घंटे का भी वो हमें पे करते हैं, उसे बोलते हैं आइडल टाइम। जैसे कि क्या लिखोगे इसके अंदर, पेड टाइम, ठीक है, दैट एन एम्प्लॉई और मशीन इज अनप्रोडक्टिव ड्यू टू फैक्टर्स दैट, मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, मशीन उनकी अनप्रोडक्टिव है। दैट कैन आइदर बी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड बाय मैनेजमेंट। ओके, कंसेप्ट ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड के बारे में बता देते हैं, अगर 1 सेकंड होल्ड करो। इससे पहले इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग देख लेते हैं एक बार, ओवरहेड देखेंगे। कहाँ हो गया ये, मिल गया। देखो, ओवरहेड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन दैट इज एग्रीगेट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने बोला था ना हमारे कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं सर, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड। उसके अंदर क्या होते हैं, तो उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं ओवरहेड, उसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड। ओके, indirect material cost, indirect labor cost, indirect expenses. Indirect costs are that cost which cannot be easily or conveniently charged on each unit of output. उसका हम मतलब उसको पर यूनिट कितनी कॉस्ट है ना, जैसे कि हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए मैगी की, तो हर एक यूनिट के ऊपर कितना ओवरहेड कॉस्ट लगेगी ना, वो हम उसको पता नहीं लगा पाते, इसलिए उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, बात करते हैं इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग की। इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग देखो, इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स और नॉन इंटीग्रेटेड में क्या है, सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट रिकॉर्ड। जैसे कि अभी हम एक ही जगह सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं पूरी कंपनी के, जैसे कि बैंक है, एसबीआई है और बहुत सारे जितने भी बैंक है, जैसे कि एसबीआई की बहुत सारी ब्रांचेज है ना, उसका एक हेड ऑफिस होता है जहाँ पे सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, कितने रिसिप्ट, कितनी मतलब कितने आए हैं, कितने गए हैं, कितने, समझ रहे हो, जो सारे पैसे कितने आए, पैसे गए, कितने क्रेडिट, कितने डेबिट, किसको लोन दिया है, किससे लोन लिया है, सारी चीज़ें, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स। नॉन इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड्स में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और कॉस्ट रिकॉर्ड्स सारे अलग अलग मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंबाइंस मेजर फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शंस इनटू वन एप्लीकेशन। ओके सर, थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर देना, थैंक यू।